आप देख रहे हैं कल्याण न्यूज। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर ने स्मरण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत की। सीपी जोशी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया था। कश्मीर को लेकर डॉक्टर मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। इस नारे को 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 70 मिनट में पूरा करते हुए कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने का ऐतिहासिक काम किया। वहीं दूसरी ओर कुछ राष्ट्र विरोधी लोग और पार्टी कश्मीर के मामले को यूएनए में ले जाने का काम कर रहे थे। देखते रहिए कल्याण न्यूज। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो पश्चात कार्यकर्ता बताएंगे। उनके भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन है और भारत को अखंड बनाने के लिए जो उन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, वह हमारे लिए निश्चित रूप से प्रेरणास्पद है। आज आपने अपने संबोधन में ये भी कहा कि पीओके को हमको लेना है, तो बेटा हम सब कार्यकर्ताओं को भी अपनी बार यही विश्वास है, पूरे हिंदुस्तान का ही विश्वास है, अपनी बार मोदी सरकार में पीओके हिंदुस्तान में होगा और भारत का नाम रहेगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं विजय ताई को, वे हमको सरल और संक्षिप्त भारतीय प्रदान करेंगे। क्या उस समय भी संसद में विराजमान थे, आज भी संसद में विराजमान है। आप पीओके लेने का नेतृत्व करिए, राजस्थान आपके साथ है। मंच के अतिथियों को कार्यक्रम के पश्चात पुष्पांजलि करनी है। सभी कार्यकर्ता लोगों से निवेदन है कि अपने साथ में खड़े हो, जन गण की सावधान। प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े जय जय श्री राम। आप सब अपने साथ में विराजे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। गोराचार श्रवणजी बगड़ी, राज सिंह जोधा, मंच पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज का दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस है। आज
अब्दुल्ला की सरकार में कश्मीर की जेल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के दिवस पर हम उनको जब स्मरण करते हैं तो कार्यकर्ता बंधुओं से मैं कहूंगा कि दो चार बातें ऐसी हैं जो हमेशा के लिए हमको ध्यान करनी चाहिए। मैं उनका वर्णन आपके सामने करना चाहता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कलकत्ता में हुआ। सर आशुतोष मुखर्जी उनके पिता थे। रमा प्रसाद मुखर्जी उनके बड़े भाई थे, वो भी कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। आशुतोष मुखर्जी पहले व्यक्ति थे भारतीय जिनको सर की उपाधि मिली थी और जो कलकत्ता पहले भारतीय थे जो कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और पहले भारतीय थे जो कुलपति बने थे कलकत्ता विश्वविद्यालय। ऐसे परिवार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था और स्वाभिमानी कितने थे उसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1901 में उनका जन्म हुआ था। एक बार वो चूंकि चीफ जस्टिस थे तो वाइस राय उनके साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि मैं तो चलती ट्रेन में खाना नहीं खाता, क्योंकि हमारे यहाँ एक संस्कृत में श्लोक है कि खादन न गच्छामि असन्न भाष्य, कि खाते हुए नहीं जाना चाहिए और हंसते हुए नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने बताया तो उनके लिए गाड़ी रुकी तो वो अपनी चप्पल खोलकर नीचे जाकर नदी में हाथ मुंह धोकर खाना करके वापस आए। तब तक उनको जूती नहीं मिली, चप्पल नहीं मिली। तो उन्होंने कहा भाई मेरी चप्पल कहाँ है? तो वाइस राय ने कहा खाना खाने के लिए। वाइस राय ने कहा कि खाना मुंह से खाते हो, आपको चप्पल खोलने की जरूरत थी। चलो थोड़ी देर गाड़ी आगे चली, उस पर वाइस राय को टॉयलेट में जाने की आवश्यकता है। तो उनका मैं टॉयलेट जाकर आता हूँ तो अंग्रेज टॉयलेट जाते हैं तो अपना हेड लेकर नहीं जाते, तो अपना हेड उतार कर बाहर रख गए और टॉयलेट चले गए। जब टॉयलेट से वापस आए तो उनका हेड नहीं मिला। तो उन्होंने कहा वेयर इज माई हेड, मेरा वो हेड कहाँ है? तो उनका मेरी चप्पलों को लाने के लिए गया हुआ। इतने स्वाभिमानी परिवार में जन्मे हुए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब उन्होंने क्या क्या काम किया? उनके पिताजी हाईकोर्ट के जज बने, ये भी बने। उनके पिताजी कुलपति बने, ये भी 36 साल की सबसे कम उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि वो किसी चीज की आवश्यकता के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र को सर्वस्व देने के लिए थे। आज अगर कोई ये बात पूछे कि असम और बंगाल ये दोनों भारत में क्यों है, तो इनका श्रेय दो आदमियों को जाता है। बंगाल का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और असम का गोपीनाथ बारदोलोई को। जब नेहरू जी ने और सारी कांग्रेस ने मान लिया था कि बंगाल मुस्लिम बहुल है और आसाम मुस्लिम बहुल है और मुस्लिम लीग की मांग मानकर उन्होंने इनको पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में देने का तय कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन चलाया, कुछ पार्टी में समझौता किया और मिलजुल कर बंगाल में सरकार बनाई, उसके विधि मंत्री थे। और उसके बाद में इन्होंने माना कि बंगाल में पूर्णतः मुस्लिम बहुमत नहीं है और जो आज पश्चिमी बंगाल हमको दिखाई दे रहा है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सतत परिश्रम और संघर्ष के कारण भारत में बना हुआ ये पहला उनका काम। दूसरा, इसी प्रकार के आसाम को भी पूर्ण बहुमत में मान लिया था, लेकिन सर गोपीनाथ बारदोलोई ने 21 दिन का आमरण किया था। उसके बाद में जनगणना होकर अंग्रेजों ने माना कि असम भारत हिंदू बहुल है, मुस्लिम बहुल नहीं। तो ऐसे दो महापुरुषों ने इन्होंने बंगाल को और असम को बचाया। लेकिन आज स्थिति यह है कि असम को तो हमने बचा लिया है, लेकिन अभी बंगाल में जो मिर्जापुर की परंपरा वो कायम है और बंगाल को हमको और बचाना है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के इस मृत्यु दिवस पर हमको प्रण करना चाहिए कि बंगाल को भी हमको बचाना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा
कि 2 पत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जरूर पढ़ने चाहिए। पहला पत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडिपेंडेंट लिखकर आए थे। नेहरू सरकार में पहले उद्योग मंत्री और आपूर्ति मंत्री बने थे। उन्होंने जब सरकार छोड़ी नेहरू जी से विवाद होने के बाद, तो एक पत्र लिखा। वो पत्र ऐतिहासिक पत्र है और वो हमारे अभिलेखागार में सुरक्षित है, सबको गूगल पर जाके ही मिल जाए। उसी प्रकार के बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो उन्होंने भी नेहरू जी को एक पत्र लिखा था। वो पत्र भी अभिलेखागार में है, उसको देखेंगे दोनों पत्रों को तो पता लगेगा कि 2 महापुरुषों की कितनी विचित्र दृष्टि थी भविष्य की। इसका कारण उनको बाद है। उसके बाद में जब उन्होंने 4 पत्र दे दिया, 4 पत्र के 3 प्रमुख कारण थे। पहला कारण था कि भारत और जो लियाकत का पंडित जवाहरलाल नेहरू का समझौता हुआ, नेहरू लियाकत पेक्ट कहते हैं, उस पेक्ट में भारत की सारी बातों को नहीं माना गया था। शरणार्थियों की समस्या का समाधान नहीं किया गया था। शरणार्थी जो आ रहे हैं उनकी संपत्ति का निश्चय नहीं किया गया था। और भारत और पाकिस्तान को विभाजन के समय जो बाध्यता हुई थी उनको नहीं माना गया था। इन बातों जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। आज बलिदान दिवस के ऊपर इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय विजया राठकर जी, हमारे बीच में उपस्थित राज्यसभा के माननीय सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, यहां उपस्थित पूर्व सांसद आदरणीय रामचंद्र जी बोरा साहब, माननीय विधायक आदरणीय कालीचरण जी सराफ साहब, माननीय गोपाल शर्मा जी, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्रवण सिंह जी, उपाध्यक्ष नाथ सिंह जी, पुनीत जी और यहां उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, माता बहनों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, आज पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। हम सब लोग ऐसे महामनीषी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने अपना जीवन अपने और परिवार के लिए नहीं जिया, अपना जीवन अगर जिया तो इसे राष्ट्र के लिए जिया। राजनीति में ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे दुर्लभ बिरले भी होते हैं जो बड़े बड़े दायित्वों को त्याग देते हैं मातृभूमि के लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवार में पैदा हुए, बहुत कम आयु में कुलपति बने, इंग्लैंड में जाकर बैरिस्टर बने और जिस प्रकार से मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा बंगाल आज भी राजस्थान हिंदुस्तान में है, तो उसके पीछे अगर किसी व्यक्तित्व की भूमिका थी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका थी। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 1952 में जनसंघ के बाद जब देश भर में 3 सीटें जीती थी, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं थे, और तीसरी जो सीट थी वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान की सीट थी जहां से जनसंघ ने दिया जलाया। उस समय मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं आया। नीमच के रहने वाले बैरिस्टर उमाशंकर द्विवेदी जी, हम कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय भी जनसंघ का दिया राजस्थान में जला था, चित्तौड़ में जला था। और ये किस प्रकार से उन्होंने उद्योग मंत्री से इस्तीफा दिया,
1950 के नेहरू लियाकत समझौते में, जैसा आदरणीय तिवारी साहब ने कहा, उस समय एक समझौता ये भी हुआ था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक भाई हैं, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है, अगर वो किसी कारणवश हिंदुस्तान लौट के आते हैं तो उनकी सारी सुविधाएं देने का काम भारत सरकार का होगा। लेकिन उस समय भी उस समझौते की पालना कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में सरकार बनी, नागरिकता संशोधन कानून आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा कि उन भाइयों को हिंदुस्तान न सिर्फ नागरिकता देगा बल्कि सारी सुविधाएं भी देगा। और इस देश में अनेक लोग जिन्होंने परमिट प्रणाली के विरोध में, बहुत चुनिंदा लोग गए थे अलग अलग क्षेत्रों में, उनको पता था कि हम जा रहे हैं, वापस लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। इस देश में, हमारे ही देश के किसी दूसरे विभाग में जाने के लिए अगर परमिट लेना पड़े वो हमें स्वीकार्य नहीं है। और उनको रोक लिया गया, राष्ट्रमय ढंग से जेल में डाला, और कैसे उनकी मृत्यु हो जाती है ये आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब हम युवा मोर्चा में काम करते थे तब एक तिरंगा यात्रा शुरू की गई कि भारत में कश्मीर भारत का, वहां तिरंगा फहराना अपराध कैसे हो सकता है। पूरे देश भर के युवा मोर्चा के साथ, मुझे लगता है यहां बैठे कई लोग उस तिरंगा यात्रा में सहभागी बने। पठानकोट से लेकर आगे छावनी बन गई, लेकिन फिर भी राजस्थान के कुछ युवा साथी थे जो लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराते रहे। उस समय अरुण जेटली साहब थे, नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में थे। मुझे ध्यान है पठानकोट पर वहां सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और जिन लोगों ने वहां तिरंगा फहराया उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया जैसे कोई आतंकवादी घटना कर दी हो तिरंगा फहराने की। मित्रों, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। ये कैसे हो सकता है कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन के युद्ध में जितने जवान शहीद नहीं हुए, उतने जवानों ने कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। कितनी माताओं ने अपने बेटे को गंवा दिया, कितनी बहनों का सिंदूर चला गया उनके माथे से, कितनी बहनें राखी पर महरूम हो गई, अपने भाई को राखी। नहीं खड़े रहो यार, आगे आगे मत आना, आगे से हटो भाई साहब, आगे से। अरे भाई आगे बढ़ो यार, सामने आ जाए। बात हुई है क्या भाई? मिट्टी डालो भाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, साइड में चलो। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तारा रे तारा तो पास रखो। भाई मोबाइल यार पीछे जी, आप भी यार मैं क्या करूँ, मारे भी यार थान पता तो मजबूरी है, क्या करूँ। छाया में चलो, बड़ी छाया में चलो। बापू बाइक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती तुम मनोज क्या कर रहे हो यार? एक पौधा मां के नाम प्रत्येक शक्ति केंद्र पर सघन वृक्षारोपण का अभियान आज से शुरू हुआ है। पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर सभी दायित्ववान पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी सामाजिक संगठन, शिक्षण संस्थान
औद्योगिक संस्थान सबसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अपने कैंपस में, अपने स्कूल में, अपने शिक्षण संस्थान में, विद्यालय में, हॉस्पिटल में पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाएं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जयंती तक 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक इस सघन वृक्षारोपण अभियान की आज शुरुआत हुई है। हमारी प्रदेश के सब प्रभारी आदरणीय विजयाताई जी के उपस्थिति में, और ये अभियान 6 जुलाई तक पूरे प्रदेश भर में चलेगा। भाई साहब, नीट एग्जाम वापस कैंसिल हुआ है, डीजी को हटाया गया है, सवाल उठा रही कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राजीव गांधी स्टडी सर्कल में कौन था? कलाम कोचिंग सेंटर के पीछे कौन है? किसने 5 वर्ष तक सुरेश जाका को गिरफ्तार नहीं होने दिया? जारोली का बयान आप सब लोगों ने देखा है। इनके बोर्ड के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन को पैसे लेते हुए सरे रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरपीएससी के इनके मेंबर जिनको बनाया, उनके मेंबर ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं पैसे देकर मेंबर बना। सुरेश जाका को सुल्तान खुर्शीद जैसा कांग्रेस सरकार का नेता और पूर्व कानून मंत्री वकील बना उनको छुड़ाने के लिए, जो सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के नेता जो इस युवाओं का भविष्य खराब करने के आरोप में सीधे रूप से वो संलग्न है, ऐसे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार ने इसके लिए कानून लेकर आई, सख्त सजा होगी। जो भी मैं सोचता हूं कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। थैंक यू। मदन दिलावर जी जो बयान दे रहे हैं चलिए। आदिवासी समाज में आग है और